रात के समय में सुनसान अंधियारी गली के अंदर एक 19 साल की लड़की कहीं वहां से होकर गुजर रही थी। तभी दोस्तों एक लड़का उसके पास आकर रुकता है और उससे कुछ पूछने लगता है। बदले में वह लड़की उससे झगड़ने लगती है और लड़का भी उससे झगड़ने लगता है और इन दोनों की झगड़म झगड़ाई को आस पड़ोस से गुजरने वाले लोग भी देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच में आकर बीच बचाव नहीं कर रहा था। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लड़का एक बड़ा सा चाकू निकालता है और वहीं पर लोगों के सामने इस लड़की के ऊपर वार कर देता है और इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। दोस्तों अचंभे की बात यह थी कि वहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रहे थे और यह खबर आपने देखी भी होगी। बहुत सारे लोगों ने उन खड़े लोगों को गालियां भी दी थी, वीडियो बना कर कि हाथों में चूड़ियां पहन लो। उसके बाद वह लड़का वहां से फरार हो जाता है और यह एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था हमारे देश के अंदर। और फिर वह लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, मामले को देखती है और उसके बाद जो राज खुलते हैं इस कहानी के अंदर, दोस्तों बड़ी ही विचित्र यह घटना है। और इस घटना से उन माँ बाप को सीख लेना चाहिए जो बच्चों के ऊपर उम्मीद तो रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं या फिर कुछ समाज के अंदर बन जाएं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं, आज की इस कहानी के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके के अंदर 36 JJ कॉलोनी पड़ती है, 36 JJ कॉलोनी, उसके अंदर यह घटना हुई थी। जहां पर साक्षी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 16 साल, उसके घर में माता पिता हैं, पिता का नाम जनक है और उसका छोटा भाई जो कि 12 साल का है और 8वीं क्लास में पढ़ा करता है। साक्षी खुद 10वीं क्लास में पढ़ती है और 10वीं क्लास में 2023 में वह पास आउट हुई थी, यानी कि 10वीं से 11वीं में आ गई थी। अब जो उसके माँ बाप होते हैं साक्षी के, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो यही उम्मीद पालते हैं कि उनके दोनों बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख जाएं या कोई वकील बन जाए या फिर सरकारी कोई डॉक्टर बन जाए या फिर सरकारी नौकरी में लग जाए। माँ बाप की इच्छा पूरी थी कि बच्चे पढ़ लिख करके कोई सरकारी जॉब प्राप्त कर सकें। और यह जो लड़की थी साक्षी, इसको वकील बनना था पढ़ लिख करके और इसीलिए पढ़ाई जी तोड़ से कर रही होती है। लेकिन अपने जीवन के अंदर साक्षी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बहुत बड़ा गलत टर्न लिया था और उस टर्न का लास्ट में खुलासा होगा। अब जो साक्षी होती है वह वकील तो बनना चाहती है, पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन कुछ एक यहाँ पर प्रॉब्लम थी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था नीतू, JJ कॉलोनी में रहा करती थी और नीतू का जो पति था वह जेल में था। नीतू घर पर खुद अकेली रहा करती और साक्षी अक्सर नीतू के घर पर जाया करती थी और वहीं पर रुक जाया करती थी। अब एक शादीशुदा महिला है जिसका पति जेल में है, साक्षी जो कि अभी 19 साल की लड़की है और वह उसके पास जाकर रुकती है तो क्या सीखेगी? थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ फर्क भी आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कह सकते कि भाई उसने कोई गलत सिखा दिया उसने, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला अटपटा सा लगता है। अब उसके बाद दोस्तों ये ठीक है, माँ बाप रोकते नहीं थे, कहती थी मैं नीतू दीदी के यहाँ पर जा रही हूँ और माँ बाप कहते ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, उसके पास चली जा। अब यहाँ पर 28 मई 2023 की वो काली रात, जिस काली रात में साक्षी इस दुनिया को छोड़कर जाती है। साक्षी नीतू के बर्थडे पार्टी पर उसके घर जा रही थी और एक सुनसान गली से होती हुई वह उसके घर के रास्ते की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक लड़का उसे घेर लेता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, वह लड़का इसके साथ झगड़ता है, यह उस लड़के से झगड़ती है, पता नहीं क्या बातें होती हैं और वह लड़का जेब से चाकू निकाल करके इसकी हत्या करके पत्थर से भी इसको मारता है और उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। लोग वहां पर खड़े हुए देख रहे थे, किसी ने किसी को भी रोका नहीं। साक्षी की मौत हो जाती है, हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है हालांकि, लेकिन वहां पर बच नहीं पाती है। पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस पूछताछ करने में जुट जाती है। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछती है तो कोई भी यहाँ पर क्लू पुलिस को मिल नहीं रहा था और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद
पुलिस देखती है कि जब रिपोर्ट आती है लाश की पोस्टमार्टम की, तो पुलिस को पता चलता है कि शरीर के ऊपर 34 निशान हैं। 34 निशान में से 16 तो वार चाकू के ही थे, बाकी के वैसे निशान थे। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि भाई वो लड़का कौन था। तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और साफ साफ उस लड़के की तस्वीर कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाती है और वह लड़का था साहिल। जब पुलिस पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं इसका नाम साहिल है। साहिल जिसकी उम्र होती है 20 साल और वह अपने पिता सरफराज और अपनी माँ के साथ रहा करता है और वह 2 साल से बरवाला की जैन कॉलोनी में किराए पर रह करते हैं। ये सारा परिवार जो है यानी कि साहिल, उसके पिता सरफराज, माँ और उसकी 3 बहनें हैं। और जो साहिल नाम का लड़का होता है जो है मार करके गया था, यह मैकेनिक है, एसी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर वगैरह इन चीज़ों की मरम्मत किया करता है, यानी कि मिस्त्री है। अब पुलिस साहिल के घर पर जाती है सीधा। अब लेकिन वहाँ पर पुलिस देखती है वहाँ से तो साहिल फरार है। साहिल के पिता को, सरफराज को कुछ पता ही नहीं है। पुलिस पूछताछ करती है, सरफराज को बताती है सारी कहानी, तो सरफराज भी अपने बेटे के खिलाफ हो जाता है कि अगर इसने ये किया है तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और सख्त निंदा करता हूँ, इसको पकड़िए, इसको सज़ा दिलवाइए। उसके बाद जो पुलिस होती है वह अब साहिल का फ़ोन सर्विलांस पर लगा देती है और साहिल के घर वालों का, सबका फ़ोन सर्विलांस पर लगा करके अब पुलिस इंतज़ार करती है कि देखते हैं पता लगेगा कहाँ पर है आखिर। उसके बाद दोस्तों साहिल की बुआ ने इसके पिताजी के पास फ़ोन किया और उसको बताया कि साहिल मेरे पास है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस तुरंत लोकेशन को ट्रेस करती है, साहिल की बुआ का गांव कहाँ पड़ता है, कहाँ पर साहिल है। तो लोकेशन से पता लग जाता है कि यह अटेरना गांव के अंदर साहिल ठहरा हुआ है अपनी बुआ के पास। और उसके बाद जो पुलिस होती है साहिल के पिता को अपने साथ लेती है और सीधा पहुंच जाती है अटेरना गांव और वहां से साहिल को धर दबोचा जाता है। साहिल को गिरफ्तार करने के बाद साहिल का बुआ का जो लड़का था वह, उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि सर हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे आया था और मैंने पूछा भी था कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या काम था। तो यह बताता है कि मेरा एक दोस्त जिसके साथ मैं यहाँ पर आया था, इसीलिए मैंने सोचा बुआ से भी मिल चलता हूँ। यानी कि वहाँ पर जाकर इसने कुछ बताया नहीं था। जब टीवी के अंदर न्यूज़ आने लगी थी, इसका फ़ोटो टीवी के अंदर सर्कुलेट हो रहा था, तब जाकर बुआ को पता लगा था कि ये तो साहिल है और ये तो कांड करके यहाँ पर हमारे पास बैठा हुआ है। उसके बाद उसने अपने भाई के पास फ़ोन किया था, साहिल के पिता सरफराज के पास, और फिर यह पकड़ा गया था। अब इस साहिल को पकड़ा जाता है और सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है कि बता भाई क्या मामला था, क्यों तुमने उस 19 साल की निर्दोष लड़की की हत्या कर दी सभी लोगों के सामने। तो साहिल बताता है कि सर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। साहिल बताता है कि 2021 से साहिल की और इस लड़की साक्षी की प्रेम कहानी चल रही है। यानी कि जब साक्षी 17 साल की थी तभी से साहिल और साक्षी की प्रेम कहानी चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते, एक दूसरे के साथ अवैध रिश्तों में थे, या फिर दोस्ती ही थी, ये तो वो ही जाने या ऊपर वाला जाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती थी। साक्षी के माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे थे हमारी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, कुछ बनेगी, लेकिन साक्षी तो कहीं और ही उम्मीद लगाए बैठी थी। अब प्रेम प्रसंग इन दोनों का चल रहा था 2021 से, और उसके बाद अब साक्षी को एक नया लड़का मिलता है जिसका नाम होता है झबरू, और जो जे कॉलोनी का ही रहने वाला था। अब साक्षी का अफेयर उस झबरू से चल जाता है और झबरू से प्यार प्रसंग में इतना डूब जाती है कि वह अपने पुराने प्रेमी जिसका नाम होता है साहिल, उससे बात करना ही बंद कर देती है। ना उसका फ़ोन उठाती है और ना ही उससे बात करती है, और जब भी बात करती है तो काटने को दौड़ती है। ये सारी बातें साहिल बता रहा है दोस्तों पुलिस को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद साहिल बताता है कि ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती है, मुझसे बात भी नहीं करती है, और अब जब मैंने इसके पास फ़ोन किया तो इसके प्रेमी झबरू का मेरे पास फ़ोन आया कि अगर तुमने साक्षी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। अब यह धमकी भी दिलवा रही थी, या झबरू धमकी दे रहा था जो नया प्रेमी था। तो इससे जो यह साहिल होता है यह थोड़ा बौखला जाता है और सोचता है कि झबरू मेरे ऊपर हमला करे उससे पहले मैं ही इनका काम ख़राब कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो साहिल होता है वह पूरी प्लानिंग कर चुका था कि अब कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, और 28 मई 2023 को वह फ़ोन
करता है साक्षी के पास और साक्षी ने फ़ोन पर उसको खूब ही फटकार लगाई थी, उससे लड़ी थी, उल्टी सीधी बातें कही थी, इसने भी कही थी। इस बात को लेकर वो जो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद साहिल अब हथियार, एक चाकू वगैरह खरीदता है और उसका पता निकालता है कि ये आज रात कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी। तो इसकी रेकी करता है। साहिल को पता लग जाता है कि ये अपनी सहेली नीतू के जन्मदिन पार्टी में जाएगी और यहाँ से होकर गुजरेगी। पहले से ही वो उस गली में चाकू लेकर बैठा हुआ था और जैसे ही वहाँ से साक्षी गुजरने लगती है उसको रोकता है, उससे कहता है कि तू उस लड़के को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, मुझे तूने बर्बाद कर दिया, मुझे छोड़ दिया। इस तरह की कुछ बातें ये वहाँ पर करता है, लेकिन साक्षी कहती है कि हट जाओ मेरी नज़रों से और तुम मेरे कोई नहीं लगते हो, मैं तो झबरू से ही प्यार करती हूँ। लेकिन दोस्तों इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ गया था, बढ़ क्या गया था, यह जो लड़का था जिसका नाम था साहिल, पहले से प्लानिंग करके आया था, वो झगड़ा बढ़ा रहा था अपनी मर्जी से। और दोस्तों जैसे झगड़ा बढ़ता है तो जेब से चाकू निकालता है और साक्षी के ऊपर 16 वार चाकुओं के करता है और वैसे भी उसको मारता पीटता है, पत्थरों से भी उसके ऊपर प्रहार करता है। और सारे लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था जो उस 19 साल की लड़की को बचा सके, उसकी मदद कर सके इस जाहिल गंवार से और इस दरिंदे, खूनी दरिंदे से। लेकिन दोस्तों कोई भी आगे नहीं आता है और साहिल अपना काम तमाम करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और अपने हथियार को रेठाला में छुपाता है और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करता है और पहुँच जाता है बुलंदशहर। और फिर दोस्तों पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और फिलहाल ये सलाखों के पीछे है। इस तरह के कांड होते हैं। अब इस कांड के अंदर ये आपने सुना होगा दोस्तों, साक्षी मर्डर केस के नाम से ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको क्या लगता है, किसकी गलती ज़्यादा थी? लड़के की गलती बिल्कुल थी, उसने हत्या की, ये कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। या फिर किसी की जान हम बचा नहीं सकते हैं, या फिर हमें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो गलती यहाँ पर लड़के की तो बिल्कुल थी। क्या आपको और भी यहाँ पर किसी की गलती लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि साक्षी के माँ बाप उसको पढ़ा लिखा कर कि हम तो पढ़ नहीं पाए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े अफसर लगेंगे, बड़ी नौकरियों में जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ मामला अलग ही चल रहा था जो कि बहुत ही गलत था और इसका अंजाम यहाँ पर खून खराबा और हत्याएँ ही होता है। मैं बार बार कहता हूँ अवैध संबंध बिल्कुल ना बनाएं, ना अवैध संबंधों में रहें, वरना ऐसे वाक़या, ऐसी घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं और फिर इन चक्करों में घर बिगड़ते हैं, हत्याएं होती हैं और जान चली जाती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों राम थापा, कहते हैं ऐसा भी प्यार होता है, प्यार को लोगों ने मिट्टी का खिलौना समझ लिया है और खेला, मन भर गया, तोड़ दिया। जी बिल्कुल राम थापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साहब सिंह, जिला बिजनौर, साहब सिंह सरदार, बहुत अच्छा लगा जी, हाँ बहुत शानदार वीडियो बनाते हो। उसके बाद हमारे साथ हैं फैज़लुर रहमान भाई, कमेंट करते हैं नमस्ते, क्या ज़माना आ गया है, एक जज बना और कितना मुश्किल है एक जज बनना, और इस दरिंदे को बड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, बहुत गलत किया, अफसोस है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। जीएन पंडित हमारे भाई कमेंट करते हैं, गजानन शर्मा जयपुर राजस्थान से हैं। उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद सुरेश कुमार की जेल की कहानी लेकर आओ, तो सुरेश कुमार का केस भी मैं देखूंगा छगनदास भाई। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दर्शन सिंह, कमेंट करते हैं, सोनू कुमार कमेंट करते हैं, और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर है, वहाँ भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ जसपाल सिंह सिसोदिया कमेंट करते हैं, मेरा नाम जसपाल सिंह, गांव बरखेड़ी में रहता हूँ, तहसील गरौठ और ज़िला मंदसौर का रहने वाला हूँ। आपकी रोज़ कहानी सुनता हूँ और मुझको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी बात बताया करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जसपाल भाई आपका, और आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पटेल, बिहार, बेलवा गांव, मोतिहारी जिला से हैं, बहुत अच्छी कहानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, एक कलयुगी रावण है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और राम जी, जिला गोपालगंज, बिहार 28 से, आप मेरा नाम कुछ दिन से नए चैनल पर इतना फॉलो करता हूँ
नहीं दे रहे हैं। तो मनोज श्रीवास्तव जी, मैंने आपका नाम अब यहाँ पर लिया है और आप वहाँ पर पुराने चैनल पर भी फॉलो किया करें। कई बार मैं वहाँ से भी नाम बोल देता हूँ, तिरछी बात भारत से भी, लेकिन आज मैं यहीं पर आकर नाम बोल रहा हूँ चैनल के अंदर, जीतू स्वदेश चैनल के अंदर ही। अजीत हमारे भाई कमेंट करते हैं, मनुवादी सोच रखता था दरिंदा। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, क्या होगा इस देश का, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। समाधान पाटिल भाई साहब, कलयुग चल रहा है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। संपत सिंह राजपूत कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। उसके बाद संजीव कुमार नेपाल से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं और अपनी राय भी देते रहते हैं वीडियो के अंदर। बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं। KM सेट्टी हमारे भाई कमेंट करते हैं, क्रेजी मैन। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं और सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और ब्रजेश भाई हमारे बहुत दिनों में लौटे हैं, जो कि मेरे तिरछी बात भारत चैनल पर हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पर बोल दिया है। तो आप सभी लोग वहाँ पर भी देखा करें, यहाँ पर भी देखा करें। और जीतू स्वदेश नाम से यह वीडियो चैनल पर आएगा, जीतू स्वदेश नाम के चैनल पर, और फेसबुक पेज पर आप सपोर्ट करिएगा, इसको शेयर करिएगा, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ऐसी कहानियाँ, ऐसी सच्ची घटनाएं जो कि घटित हुई हैं हमारे देश के अंदर, सबको एक्सप्लेन अच्छी तरह से आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हर इंसान को वह समझ में आ जाए, सिंपल तौर तरीके से। बिल्कुल अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल। जय हिंद, जय भारत।